प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊँगा कि बोर्ड परीक्षा में बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें, ताकि आप सभी का 70 में 70 पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलती है, उस कॉपी में कैसे कौन सी हेडिंग कैसे लिखोगे, कौन से प्रश्नों को कैसे हल करोगे, कि ताकि आप सभी का 70 में 70 पक्का हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर को, जो यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 2022-23 का ओरिजिनल वायरल मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर का A to Z मैं यहाँ पे सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे खंड ब के बारे में। ठीक है, हमारा खंड ब डिस्क्रिप्टिव आंसर है, इसको लिखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अति लघु उत्तरी के बारे में। ठीक है, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत देना है, जो कि 2 नंबर के होने वाले हैं सभी प्रश्न। समझ में आ गया। 6 प्रश्न है, यहाँ से 12 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसको बोर्ड के पेपर के लिए कैसे करोगे, इसको समझो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे बोर्ड के पेपर में। ठीक है, आओ यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे पारिवारिक बजट, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले खंड ब। ठीक है, यहाँ पे देखो खंड ब लगाएंगे, हेडिंग लिखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे मैंने लिखा हूँ इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में कॉपी लिखना है, सेम टू सेम यही वाला प्रोसेस अपनाना है। दूसरा, अगर आप आइडिया अपनाओगे तो फिर बोर्ड में अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, खंड ब लिखोगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखोगे, और यहाँ पे लिख दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, और इसमें लिखोगे पारिवारिक बजट के बारे में कि भाई पारिवारिक बजट होता क्या है, समझो। सबसे पहले तो पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से व्यय करने का एक सरल तरीका होता है, जिससे परिवार के सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके, पारिवारिक बजट कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी को बोर्ड में कॉपी लिखना है। ठीक है, पारिवारिक बजट समझा दिया, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। समझ में आ गया, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर कॉपी लिख दोगे तो। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि ओजोन परत का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे लगाओगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 22। ठीक है, 22 नंबर लगाओगे, इसमें बताओगे ओजोन परत का क्या इंपॉर्टेंस है। लिखेंगे ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ये ओजोन परत को हम शॉर्टकट में हम O3 बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से, यानी जो भी हमारा सन होता है, रेज जो होती है, उसमें बहुत सारे पराबैंगनी किरणें होती है, जो पृथ्वी पर अगर डायरेक्ट आएगी तो क्या हो जाएगा, हमें हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, जिससे जीव जंतु यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। समझ में आ गया। ओजोन परत का क्या महत्व होता है बता दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में लिखना है कि जब भी हम कपड़ा काटते हैं तो हम माप क्यों लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे समझो सबसे पहले। ठीक है, आओ हमारा दे रहा है क्वेश्चन कि सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 23 इसी तरीके से लिखना है बोर्ड में। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे कि कपड़ा काटने से पहले माप लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि माप लेने के बाद यह संभव हो जाता है कि वस्त्र बनाने के लिए कितना मीटर या कितना फीट, ठीक है, या कितना सेंटीमीटर कपड़ा पर्याप्त रहेगा। साथ ही कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है, और ठीक माप लेने से वस्त्र उपयुक्त फिटिंग के बनते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, कपड़ा काटने से पहले हम माप लेते हैं, ताकि हम वस्त्र बनाएंगे तो हमें फिटिंग का बनेगा, कपड़ा बेकार नहीं जाएगा और ठीक माप का बनेगा। समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, समझ सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन कि भोजन पकाने के उद्देश्य समझाइए। भोजन पकाने के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, हम क्यों भोजन पकाते हैं, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, भोजन पकाने का हमारा मेन टारगेट क्या होता है, तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि भोजन पकाने के उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन से है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये है कि भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना। ठीक है, क्या करते हैं, क्यों बनाते हैं, सुपाच्य बनाते हैं, ताकि हम भोजन को पका देंगे कि हमारा पाचन बढ़िया से हो जाएगा। आहार को अत्यधिक स्वादिष्ट बनाना, हमारा जो भोजन इसलिए पकाते हैं कि जो हमारा आहार होता है, भोजन होता है, बढ़िया दिखे।
ठीक है। भोजन को अधिक आकर्षण बनाना, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम पकाते हैं। आहार को संरक्षण करना, आहार जो हमारा होता है, फूड जो होता है, हमारा भोजन जो होता है, उसका संरक्षण कर सकते हैं किस माध्यम से करके, भोजन को बढ़िया तरीके से पका करके। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। दवा पिलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 25 लिखेंगे। दवा पिलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। दवा पिलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहले लिखेंगे पहला नंबर कि उपयुक्त मात्रा में दवा पिलाना चाहिए। मान लो रोगी को जितना आवश्यकता है, ठीक है, एक गोली की आवश्यकता है तो एक गोली दो, एक ढक्कन की आवश्यकता है तो एक ढक्कन देना चाहिए। यही बात बोला जा रहा है कि उपयुक्त मात्रा में दवा पिलाना चाहिए। सही समय का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब अगर रोगी का दवा बोला जा रहा है कि सुबह में पिलाना है तो आप शाम को पिला रहे हो, दोपहर को पिला रहे हो, जब मन करे तब पिला रहे हो, ऐसा नहीं है। समय का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद या खाने से पहले वाली दवा का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कौन सी दवा कब देनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया? यहाँ से भी 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसा बता रहा हूँ वैसा ही बोर्ड में जाकर कापी छाप दो। 90% कोई नहीं रोक सकता है। 90 क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 95 आ जाएगा, ये मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन आप सभी को इस तरीके से कापी लिखना पड़ेगा बोर्ड में। समझ में आ गया? चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 2 नंबर वाला, ये कि तापमान लेते समय 2 सावधानियां को लिखें। तापमान, जो भी हम टेम्परेचर को सेंस करते हैं तो किन किन बातों को सावधानियां को रखते हैं, इसके बारे में लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 है, 26 नंबर है। क्या लिखोगे? तापमान लेते समय 2 सावधानियां निम्नलिखित है। और सबसे पहली सावधानियां क्या है कि थर्मामीटर को मुंह में कभी नहीं लगाना चाहिए। जो भी हमारा थर्मामीटर होता है उसको क्या करना चाहिए? मुंह में कभी नहीं लगाना चाहिए। यदि, दूसरा हम ये लिखेंगे कि यदि रोगी को पसीना आ रहा है, ठीक है, जो भी हमारा रोगी है, पेशेंट है, ठीक है, अगर उसको पसीना आ रहा है तो उसे पोंछ कर तथा कुछ देर रुक कर ही उसका तापमान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि पसीने में हम क्या कर देंगे, तापमान सेंस कर लेंगे तो फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गलती राइज हो जाएगा, क्योंकि जब पसीना होता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ गया? चलो अब अगला हम क्वेश्चन की बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में, ठीक है। ये बोर्ड के पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, यानी कि ये जो सेक्शन है 20 नंबर का पूछा जाता है। तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, जैसा बता रहा हूँ वैसा लिखोगे तो, ठीक है। चलो आओ कैसे लिखोगे, सबसे पहले निर्देश को समझते हैं, ठीक है। जिस तरीके से निर्देश बोला जा रहा है उसी तरीके से करना है। निर्देश बोल रहा है कि प्रश्नोत्तर संख्या 27 से लेकर के 31 तक लघुत्तरीय हैं और इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्द के अंतर्गत देना है। उसको 25 शब्द में देना था, इसको 50 में देना है, ठीक है। कैसे करोगे समझो। सबसे पहला क्वेश्चन है 27 नंबर कि पासबुक तथा चेकबुक में क्या अंतर होता है, यानी कि पासबुक क्या होता है और चेकबुक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में बताना है। कैसे करोगे? यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बनाओगे लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 27। अब यहाँ पे लिखोगे अपना आंसर, जो भी आपका आंसर है, कि पासबुक तथा चेकबुक में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन सा अंतर है? सबसे पहले समझाओ कि पासबुक का उपयोग हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। खाता में लेन देन का विवरण प्रिंट कराने के लिए किया जाता है। साथ में यह एक आईडी का काम कर सकता है। ये जो हमारा पासबुक होता है एक आईडी का रूप में काम कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मतलब इसका हम यूज किस लिए करते हैं, हम अपने खाता में कितना पैसा निकाले, कितना डाले, क्या किए क्या नहीं किए, सब कुछ का डिटेल्स हम प्रिंट करवा सकते हैं पासबुक के माध्यम से, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, एक आईडी के रूप में काम कर सकता है। जबकि चेकबुक क्या करता है, चेकबुक का उपयोग किसी को पैसा लेने या भेजने के लिए हम कर सकते हैं। चेकबुक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी को पैसा देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? तो चेकबुक और पासबुक में क्या अंतर होता है समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि हड्डियों के टूट एवं मोच में होने वाली प्राथमिक उपचार का वर्णन करना है। जो भी हमारी हड्डियाँ होती है जब टूट जाती है, मोच आ जाता है, तो हम कौन कौन सा फर्स्ट एड कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। कैसे करोगे? प्रश्नोत्तर संख्या 28 है, लिखोगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 28। अब इसमें क्या लिखोगे कि हड्डियों में टूट एवं मोच में होने के बाद सर्वप्रथम टूटी हुई हड्डी को नहीं हिलाना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारी हड्डी टूट गई है, उसमें मोच आ गया है, तो ऐसा नहीं कि उसमें हिला करके ऐसा चेक करना है, चेक नहीं करना है। समझ में आ गया? हिलाना नहीं है, चेक नहीं करना है, क्योंकि आसपास की जितनी भी नसें हैं, ठीक है, या ऊतक है, जो भी हमारे सेल्स वगैरह हैं, ठीक है, या रक्त वाहिकाएँ हैं, को अतिरिक्त नुकसान हो सकता है, ठीक है। अतिरिक्त में उसको घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या और भी खराब हो सकता है। यदि कोई खुला घाव हुआ है
तो उसे आगे के चिकित्सा उपचार के रास्ते में एक साफ कपड़े या पट्टी से ढक देना चाहिए। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऐसा भी होता है कि जब टूट और मोच आ जाता है तो यहाँ पे इंजर हो जाता है, ठीक है, मतलब कि घायल हो जाता है। अगर घायल हो जाए, अगर मतलब कि ऐसा ना घाव वगैरह हो गया है, इसको पट्टी में मरहम वगैरह कर देना चाहिए, तब उसके मतलब ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों, हमें ये बताना है। हमें क्यों तंबाकू नहीं पीना चाहिए इसके बारे में बताना है। यहाँ पे लिखोगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 29, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि तंबाकू के सेवन से रक्तचाप मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, रक्तचाप अस्थायी रूप से बढ़ जाता है, जिसके कारण हृदय पर दबाव पड़ता है और हृदय स्पंदन प्रभावित हो जाता है। जो भी हमारे हृदय की पंपिंग होती है वो क्या हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा और इसमें इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। इसके लगातार सेवन से फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, साथ में हृदय गति रुक जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तंबाकू का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा ये क्या होता है, बॉडी के लिए हानिकारक होता है, घाटा हो जाता है। समझ में आ गया। अगला हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, समझाना है। कैसे करोगे, समझो। 50 शब्द के अंतर्गत ही देना है, छोटा छोटा लिखना है। ऐसा ना हो कि बड़ा लिखना है, बड़ा लिखना है, नहीं, आराम से लिखना है, ठीक है। नंबर मिल जाएंगे, आराम से लिखोगे, बढ़िया से लिखोगे, सूटेबल लिखोगे, एग्जामिनर को समझने वाली बात लिखोगे तो आराम से नंबर दे देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। यहाँ पे लिख दो प्रश्नोत्तर संख्या 30। सबसे पहले यहाँ पे देखो, नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे सबसे पहले 30 नंबर को देख लेते हैं। 30 नंबर छूट रहा है क्वेश्चन कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, उसके बारे में वर्णन करना है, ठीक। उसके बाद हम इसको करेंगे। तो भोजन पकाने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी होती है, इसके बारे में लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 30 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे जो उत्तम विधि होती है भोजन पकाने के लिए, वो होती है भाप के माध्यम से, स्टीम के माध्यम से, ठीक है, यानी कि गैस के माध्यम से, ठीक है। और इसमें कैसे करेंगे, लिखेंगे भाप द्वारा पकाना भोजन पकाने के लिए या भोजन पकाने का सबसे उत्तम साधन माना जाता है, ठीक है। भोजन द्वारा पकाया गया भोजन स्वादिष्ट, ठीक है, या भाप के द्वारा पकाया गया जो हमारा भोजन होता है स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस विधि से भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। इस विधि में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में भाप का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, सबसे अधिक हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, भोजन पकाने की जो सबसे बढ़िया विधि है, हम क्या करेंगे, भाप के द्वारा भोजन पकाएंगे। और भाप के द्वारा क्यों पकाते हैं, क्योंकि इसमें भोजन का जो हमारा स्वाद होता है बढ़िया होता है, डिलीशियस होता है, साथ में भोजन हमारा स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है, लाभदायक होता है। और इस विधि से भोजन का जो भी हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। और पौष्टिक तत्व तो कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी हमारे एनर्जी होता है, ठीक है, समझ आ गया, वो हमारी एनर्जी नष्ट नहीं होती, वेस्ट नहीं होती है। और इसमें हम भोजन इसलिए पकाते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर जल्दी इसमें राइज होता है और हमारा खाना जल्दी भी पक जाता है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बोल रहा है क्वेश्चन की प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समझो, लिखेंगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 31, यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। लिखेंगे प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, प्रतिरोधक या रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको हम एक और भी नाम जानते हैं। प्रतिरोधक क्षमता का एक और नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता। समझ आ गया। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेष कोशिकाओं और शरीर के दूसरे अंगों का एक नेटवर्क होता है जो शरीर के नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और वायरस से हमें बचाता है। समझ आ गया। प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है, यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक क्षमता बोलेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बार और समझ लो, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता इसको बोलते हैं। जैसे मान लो आपके शरीर में बुखार होने वाला, आपको बुखार होने वाला है, लेकिन बुखार होने से पहले आपके शरीर में जो भी एंटीबायोटिक जो भी हमारे तत्व होते हैं उनको ऐसा रोकते हैं, उनको मार देते हैं बुखार होने वाले कीटाणुओं को, कि भाई हमारे भैया को बुखार होने मत दो, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक क्षमता बोलेंगे। समझ आ गया। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में सबसे अधिकतम अंक में पूछे जाते हैं। सबसे पहले निर्देश को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 32 से लेकर के 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं।
प्रश्न 32 और 33 के विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शनल है कि या तो ये करो या तो ये करो या तो ये करो या तो ये करो, दोनों में से किसी एक को करना है। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्द के अंतर्गत लिखना है, अंदर में लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया? आइए कैसे करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पारिवारिक आय का क्या अर्थ होता है, पारिवारिक आय का प्रकार एवं विभिन्न स्रोतों का वर्णन करिए। या तो ये करो या ये करो कि गृहगणित क्या होता है, इसके महत्व को सविस्तार समझाइए। दोनों में से किसी एक को करना है। मैं आप सभी को पहला वाला क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। भाई पारिवारिक आय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका इनकम का सोर्स कहाँ से होता है, बाद में इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। आओ कैसे करोगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया हूँ उसी तरीके से करना है। यहाँ पे हेडिंग लगाओगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, समझ में आ गया। यहाँ पे हेडिंग लगाओगे प्रश्न उत्तर संख्या 32, ठीक है। हेडिंग लगाना है पारिवारिक आय। अब इसमें क्या लिखोगे, पारिवारिक आय के बस खाली परिभाषा लिखना है। कैसे करोगे, पारिवारिक आय से तात्पर्य परिवार में सभी स्रोतों से आने वाली आय से है। जैसे परिवार के सदस्यों का वेतन, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज, ये सब क्या है, पारिवारिक आय तो है, ये तो फैमिली इनकम ही तो है। इनकम को ही हम क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। और हमारे फैमिली में जितना जिस तरीके से पैसा आ रहा है उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक आय बोलते हैं। समझ में आ गया। अब हमारा पारिवारिक आय मेनली दो तरीके का होता है, मेनली मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये प्रत्यक्ष आय होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष आय। मतलब प्रत्यक्ष आय किसे बोलते हैं, जो हमारे आंखों से दिखाई दे, एकदम सामने पैसा आ रहा है हाथ में तो प्रत्यक्ष आय हो गया, और पैसा आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष आय बोलेंगे। और इससे प्रत्यक्ष आय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमारा सैलरी हो गया, ठीक है, बैंक से हमारा जो प्राप्त धन हो गया, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, प्रत्यक्ष आय हो गया। लेकिन अप्रत्यक्ष आय क्या हो गया, जैसे मान लो हम मकान का किराया दे रहे हैं, जैसे आपका मकान बनवा दिया और आपके मकान पर लोग किराए पर रह रहे हैं, तो मकान का जो भी आपका किराया आ रहा है वो क्या हो जा रहा है, या आपको कहीं पर रह रहे हैं आपका मकान का किराया नहीं लग रहा है। जैसे मान लो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और सरकार उसको ऐसा फैसिलिटी दिया है, उसके सारे सदस्यों को मतलब कि रूम दे दी है, तो रूम दे दिए तो कहीं ना कहीं रूम का किराया तो लगना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे आपको सरकारी सुविधा के हिसाब से आपका नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वो भी एक प्रकार का इनकम ही तो है, उसको हम क्या बोल देंगे, अप्रत्यक्ष आय इनकम या आय बोल देंगे। समझ में आ गया। अब पारिवारिक आय के सोर्स कौन कौन से होते हैं, स्रोत कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पारिवारिक आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकती है। जैसे कैसे प्राप्त हो सकती है, सबसे पहले नौकरी से प्राप्त होने वाला वेतन पारिवारिक आय के अंतर्गत आएगा। मकान या दुकान से प्राप्त किराया, अंशकालीन कक्षाएं चलाना, ठीक है, मतलब कि कम समय के लिए जो भी हमारा कोचिंग कक्षाएं या स्कूल वगैरह चलता है, कोचिंग वगैरह चलता है, उस तरीके से जो भी हमारा इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार की इनकम ही तो है। बैंक से प्राप्त होने वाला जो हमारा ब्याज होता है, ये भी एक प्रकार की इनकम है। शेयरों की बिक्री इत्यादि धन पारिवारिक आय के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी सोर्स वगैरह हैं, स्रोत वगैरह हैं, वो सब क्या आ जाएंगे, पारिवारिक आय के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक बार इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए एक बार ठोक दो लाइक, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो एक बार इसको समझ लो कि गृहगणित क्या है। तो देखो हम अपनी घर में परिवार को चलाने के लिए, परिवार का खर्चा चलाने के लिए जो भी हमारा मेंटेन वगैरह करते हैं, ठीक है, कितना आया कितना गया या किस कौन सा सामान कितने रुपये का है, इसका डिटेल रखने के लिए हमारे पास गृहगणित की आवश्यकता होती है, उसको हम गृहगणित बोलते हैं। इसका महत्व क्या होता है, कहीं मतलब इसका महत्व हमें हिसाब किताब करने में किया जाता है, ठीक है। इसको बना करके लिख लेना, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना, मैं अलग से लिख करके बता दूंगा, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में लिखना है। साथ में ये बताना है कि एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में लिखना है। कैसे करोगे समझो। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाओ प्रश्नोत्तर संख्या 33 यानी कि 33। कैसे लिखोगे कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा लाभ ये हो सकता है कि धन की बचत हो सकता है। जैसे मान लो अगर हमारी मम्मी या हमारी दीदियाँ घर में अगर सिलाई का काम कर रही है, ठीक है, तो आपका कपड़ा अगर वही सिल दे रही है तो दर्जी का जो पैसा दोगे वो आपके घर ही पे तो रह गया। तो कहीं ना कहीं करने का सेंस यहाँ पे क्या है कि आप जो दर्जी को पैसा दे रहे हो वो अपने घर में ही रख लो, धन का बचत हो गया। जो आपका 500-1000 रुपये जाने वाला था वो नहीं गया, तो धन का बचत हो गया। इसको ब्राड तरीके से लिख लेना है, इसको हेडिंग बना करके लिखना है, ठीक है। अगला हम टॉपिक ये लिखेंगे उत्तम सिलाई एवं धागों का प्रयोग। देखो दर्जी क्या करते हैं, बढ़िया सिलाई नहीं करते हैं, खराब सिलाई करते हैं और
मतलब कमज़ोर धागों का इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते हैं। तो अगर घर में कोई भी सिलाई करेगा या मम्मी या दीदिया करेगा तो अगर अपना सामान रहेगा तो बढ़िया से अपना सामान बढ़िया तरीके से यूज होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उत्तम सिलाई करवाएंगे और साथ में उत्तम प्रकार के धागों का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हेडिंग बना करके आराम से लिख लोगे, आराम से लॉन्ग आंसर टाइप में चला जाएगा, ठीक है। अब रुचि के अनुसार वस्त्रों का निर्माण, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हिसाब से या आपके इंटरेस्ट के हिसाब से दर्जी कपड़ा नहीं सिलता है, लेकिन जब आपके अंदर वो ज्ञान रहेगा तो आराम से अपने हिसाब से कपड़ा जिस डिज़ाइन का मन करेगा उस डिज़ाइन से आप सिल सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखो, बच्चे कपड़े का पुनः यूज कर सकते हैं। आपका जो कपड़ा है अगर अधिक है, अगर मतलब दर्जी के पास है तो आपका कपड़ा लौटाता नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में है तो उस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ गया। तो बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और पुराने कपड़े का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप नया कपड़ा सिल रहे हैं उसमें अगर कोई भी कपड़ा घट गया उसी सेम कलर का है या कहीं भी पॉकेट वगैरह लगाना है तो इस पुराने कपड़े का यूटिलाइज करके बना सकते हैं, उसका भी वस्त्र तैयार कर सकते हैं। तो इसको बढ़िया से बना करके एक कॉपी या 100 शब्द के अंतर्गत लिख लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोर्ड के पेपर के लिए तैयार जरूर से जरूर करके जाना है, क्योंकि ये 100% गारंटी ले रहा हूँ कि ये बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है, विस्तृत वर्णन करिए, ठीक है। जब हम रोगी का आहार देते हैं तो किस किस बातों का ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हमें क्या करना है, समझाना है। कैसे करोगे इसको समझो सबसे पहले, ठीक है। कैसे करोगे सबसे पहले इसको समझो। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 34 यानी कि 34। यहाँ पे लिखेंगे रोगी का आहार तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना अति आवश्यक होता है। अब किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है, मैं यहाँ पे आप सभी को इस कॉपी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से 8 ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिनको किसी भी, अगर आपके घर में भी कोई रोगी हो रहा है, ठीक है, या कोई रोगी है तो उनको अगर भोजन खिलाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको मैं अभी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि भोजन सफाई से स्टील या कलाई के बर्तन में बनाया जाना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा भोजन होगा, ठीक है, स्टील के बर्तन में या कलाई के बर्तन में बनाया जाना चाहिए। भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज लवण या विटामिन इत्यादि नष्ट न हो। भोजन पकाने का सही तरीका मैंने बताया था, जो भाप के द्वारा स्टीम करके, उसमें क्या होगा, इसके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। समझ में आ गया। और भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार होना चाहिए, जैसे मैंने आप सभी को बताया था, जैसे आपको डॉक्टर सलाह देंगे उसी हिसाब से आप उसको तैयार करना है, ठीक है, भोजन बनाना है। ऐसा ना हो कि अगर डॉक्टर मना कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग या उसी के उल्टा में आप लोग भोजन बना रहे हो, भोजन खिला रहे हो, तो फिर दवा खिलाने से कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ गया। अगला हम पॉइंट ये लिखेंगे कि रोगी के भोजन में चटपटे मसाले कम देना चाहिए। जो भी हमारा रोगी का भोजन होता है उसमें हम चटपटे मसालेदार का या इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम से कम मसाले या कम से कम चटपटे मसालों का इस्तेमाल करेंगे ताकि रोगी का तबीयत सही रहे। अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि रोगी के साथ सब्जी में नींबू का प्रयोग जरूर करना चाहिए। रोगी का अगर आप भोजन दे रहे हो तो साथ में नींबू का प्रयोग भी कर दो, नींबू भी दे दो, ताकि पाचन प्रक्रिया बढ़िया से हो सके। समझ में आ गया। सारे के पॉइंट अभी के अभी तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे पॉइंट बोर्ड के पेपर में लिखना भी आपको। अगला पॉइंट आपको ये लिखना है कि रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए। ऐसा ना हो कि रोगी को पेट भर के खाना खिलाना चाहिए, नहीं, रोगी को एकदम हल्का भोजन देना चाहिए। दिन भर में 2 बार के जगह पे आप सभी को रोगी को 3 बार खिला सकते हो, लेकिन हल्का भोजन देना है, ठीक है। अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि रोगी को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ठीक है, या भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए काला नमक व काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। इससे भोजन को हम बढ़िया बनाने के लिए, डिलीशियस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, काला नमक या काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको भी कर देना है, ठीक है। अगला पॉइंट, अंतिम नंबर पॉइंट आपको ये लिखना है कि रोगी को जो कुछ भी भोजन दें तत्वों से परिपूर्ण होना चाहिए। मान लो जो भी रोगी को भोजन देना है आपको क्या करना है, तत्व या विटामिन या आप सबको बढ़िया खनिज लवण, इस तरीके का भोजन देना है, पौष्टिक भोजन देना है। समझ आ गया, ताकि रोगी का फायदा हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा देना। और जितना मैंने स्टेप फॉलो किया है बोर्ड की कॉपी भरते समय या लिखते समय, ठीक है, अगर आप इन सभी स्टेप को फॉलो कर लिए तो बोर्ड के पेपर में आप सभी का 90% मार्क्स कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। ये मैं 100% गारंटी लेकर के बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस नहीं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।